ये किस्सा करीब 13 साल पुराना है। नेपाल के इतिहास की शायद सबसे खूनी कहानी भी कहलाती है। अगर नेपाल के राजशाही खानदान के कत्ल के किस्से को अगर अलग कर दिया जाए तो ये कहानी है जिसको लेकर पूरे नेपाल में जबरदस्त गुस्सा भी देखने को मिला था। नेपाल के स्कूल और कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने इस किस्से को लेकर पूरे देश में तरह तरह से अपना गुस्सा जाहिर किया था। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आज की एक कहानी नेपाल का सबसे खतरनाक कत्ल, एक टीचर का खौफनाक खूनी खेल, फिरौती भी ली और जान भी। इस कहानी को लेकर आया हूँ जिसको सुनकर तुम्हारे भी रूह कांप जाएंगी। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी और विस्तार से इस पे चर्चा करते हैं। हालात ऐसे बन गए थे कि जिन आरोपियों का नाम इस कत्ल से जुड़ा हुआ था उनकी जान तक को खतरा महसूस हो गया था और पुलिस के लिए उनकी हिफाजत करना मुश्किल होता जा रहा था। असल में लोग आरोपियों को लेकर इस कदर गुस्से में थे कि वो हाथों हाथ इंसाफ पाना चाहते थे। यानी लोग इस बात की ही फिराक में थे कि किसी तरह आरोपी भीड़ के हत्थे चढ़ जाए और भीड़ अपना इंसाफ खुद हासिल कर ले। ये कहानी है साल 2009 की। हालांकि इस कहानी की शुरुआत तो उससे भी पहले हो जाती है। काठमांडू में एक टीचर था, नाम था बीरेन प्रधान, जो अपने नाम के आगे श्रेष्ठ भी लगाता था। यानी उसकी दो पहचान थी, बीरेन प्रधान या बीरेन श्रेष्ठ। बीरेन प्रधान मूल रूप से भारत का रहने वाला था। भारत के दार्जिलिंग के इलाके से वो करीब 20 साल पहले नेपाल चला गया और वहाँ एक कॉलेज में साइंस का टीचर बन गया था। बता दें कि वो खाते पीते घर से ताल्लुक रखने वाले बीरेन प्रधान ने जल्द ही नेपाल में अपना एक घर भी खरीद लिया और अपने घर के कई हिस्सों को किराए पर भी दे दिया। उसके घर के किराएदारों में से एक परिवार था श्रेष्ठा परिवार। उस परिवार में पति पत्नी के साथ उनकी एक बेटी भी थी जो स्कूल में पढ़ रही थी। नाम था ख्याति श्रीवास्तव। ख्याति पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। 10वीं पास करने के बाद ख्याति कॉलेज में पहुंची। इसी बीच बीरेन प्रधान ने अपना वो घर बेच दिया जिसमें ख्याति और उसके माता पिता के साथ साथ दूसरे किराएदार भी रहते थे। बीरेन के मकान बेचने की वजह से किराएदारों को घर छोड़ना पड़ा। ख्याति श्रीवास्तव का परिवार बीरत नगर में जाकर किराए पर रहने लगा, जबकि बीरेन प्रधान किसी दूसरे इलाके में रहने लगा। अब अपनी सयानी होती बेटी की आगे की पढ़ाई के लिए ख्याति श्रेष्ठा के माता पिता बीरत नगर से काठमांडू चले गए और वहाँ एक किराए के मकान में रहने लगे और ख्याति का दाखिला जुबिलियन कॉलेज रिसर्च सेंटर में करवा दिया। ख्याति अब 12 में पढ़ रही थी। इसी बीच 5 जून 2009 को ख्याति के पास उसके फोन पर एक मैसेज मिलता है जिसमें महिलाओं की पत्रिका की तरफ से उसे लकी ड्रा में इनाम मिलने की सूचना दी गई थी। मैसेज में दर्ज इबारत के मुताबिक इनाम के तौर पर उसे 20,000 नेपाली रुपए के अलावा नेपाल के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल पोखरा जाने का टिकट देने की बात थी। हालांकि ख्याति के लिए ये बात बेहद चौंकाने वाली थी, लेकिन महिलाओं की पत्रिका की तरफ से इनाम दिए जाने की बात वो लेकर थोड़ा निश्चिंत रहती है। उसके पास एक अनजान लड़की की तरफ से एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि वो अपने इनाम की रकम और पोखरा का टिकट लेने के लिए दोपहर 1 बजे आसपास बताए गए पते पर पहुंच जाए। जिसके बाद ख्याति अपने माता पिता को इसकी इत्तला देती है और बेटी को 20,000 रुपए मिलने और पोखरा का रिटर्न टिकट मिलने की बात से माता पिता भी खुश हो जाते हैं। ख्याति अपने घर के नौकर राम के साथ काठमांडू के पुताली सड़क के पते पर दिए गए वक्त पर पहुंच जाती है। उस पते पर ख्याति की मुलाकात एक लड़की से होती है जो खुद को मैगजीन का प्रतिनिधित्व बताती है और इनाम के लिए औपचारिकता पूरी करने का हवाला देकर ख्याति को लेकर पास के एक अपार्टमेंट में चली जाती है। अपार्टमेंट में पहुंचकर ख्याति वहां एक शख्स को देखकर बुरी तरह चौंक जाती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बीरेन प्रधान ही था, जो कुछ वक्त पहले तक ख्याति का मकान मालिक हुआ करता था और ख्याति उसे अंकल बुलाती थी। बीरेन प्रधान भी ख्याति को देखकर चौंकने का नाटक करता है। थोड़ी बातचीत के बाद बीरेन प्रधान ख्याति को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। बता दें चूंकि ख्याति पहले से ही बीरेन प्रधान को पहचानती थी, लिहाजा उसकी ऑफर की गई कोल्ड ड्रिंक को बेहिचक पी जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीते ही ख्याति बेहोश हो जाती है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बेहोश की दवा मिलाई हुई होती है। ख्याति के बेहोश होने के बाद उसका कोई पता नहीं चलता है। उधर वक्त गुजरता जाता है। दोपहर से शाम हो जाती है लेकिन ख्याति घर नहीं लौटती है तो उसके घर वाले परेशान होने लगते हैं। अपनी बेटी की तलाश में माता पिता दोनों ही भटकने लगते हैं। तभी शाम के वक्त ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उस मैसेज को पढ़कर ख्याति के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सलामती के लिए फिरौती के तौर पर 10 लाख नेपाली रुपए की मांग की जाती है, लेकिन ख्याति के पिता मैसेज का अगला हिस्सा पढ़कर बुरी तरह बेचैन हो जाते हैं। उसमें साफ साफ लिखा था कि इस बारे में अगर किसी को खबर दी तो ख्याति जिंदा नहीं बचेगी। अब ख्याति की माँ को यह उम्मीद हो जाती है कि पैसे दे दिए तो शायद उनकी बेटी सही सलामत लौट आएगी। यही सोचते सोचते ख्याति की माँ और उनका नौकर राम वापस काठमांडू लौट जाते हैं। अब उनके पास सिवाय इंतजार के कुछ नहीं बचा था। पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन बेटी वापस नहीं आती है और न ही आने की कोई खबर आती है। चौंकाने वाली बात तो ये है जिस नंबर से
अभी तक मैसेज आ रहे थे। पैसे मिलने के बाद उस नंबर से मैसेज भी आने बंद हो गए थे। जिसके बाद आपको बता दें कि बुरे ख्यालों में डूबे ख्याति के माता पिता दोनों परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब इंतजार लंबा हो गया और उनके बर्दाश्त की हद हो गई तो मजबूरन माता पिता दोनों पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी के अगवा किए जाने की पूरी रिपोर्ट लिखवाते हैं और साथ ही पुलिस अफसर को पूरा किस्सा सुनाते हैं। पुलिस उन दोनों से पूछताछ करती है और ऐसी बातों का खुलासा करने को कहती है जो उन्हें इस पूरे प्रकरण के दौरान सबसे अलग और अजीब लगा हो। जिसके बाद आपको बता दें कि दिन गुजरते जा रहे थे। ख्याति के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और पुलिस की भाग दौड़ भी खाली जा रही थी। इसी बीच पुलिस को अलग अलग इलाकों से इंसानी जिस्म के टुकड़ों मिलने की खबर सामने आने लगी थी। हैरानी वाली बात तो ये थी कि इंसानी लाश के टुकड़े काठमांडू से दूर दूर जंगली और वीरान इलाकों में ही मिल रहे थे। पुलिस इन टुकड़ों को समेटती रही। ख्याति को लापता हुए 15 दिन गुजर जाते हैं। तो देखो, इस मामले की सबसे खतरनाक कड़ी, सबसे हैरतगंज पहलू यही है कि ख्याति के बेहोश होने के महज 1 घंटे के भीतर ही बीरेन ने उसका कत्ल कर दिया था और हत्या के करीब 4 से 5 घंटों के बाद उसने ख्याति की लाश को टुकड़ों में तब्दील कर दिया और उसके बाद उसने फिरौती का पहला मैसेज किया था। यानी ख्याति को मारने के बाद ही उसने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। जी हाँ। जिसके बाद आपको बता दें, इस कत्ल के खुलासे के बाद नेपाल के छात्र और छात्राओं में जबरदस्त गुस्सा था। वो वीरेंद्र प्रधान और मैरीना साक्य को हाथों हाथ मारने के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे थे और कई बार दोनों को कोर्ट के रास्ते में लोगों ने हमले तक किए, जिसकी वजह से पुलिस को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या अजीब इत्तेफाक है कि वीरेंद्र प्रधान और मैरीना साक्य को भी पुलिस ने उसी जेल में बंद किया जिसमें बिकनी किलर चार्ल्स सोबराज बंद था। बता दें कि उधर अदालत ने भी इस मामले में बहुत तेजी दिखाई और 1 साल के भीतर ही फैसला सुना दिया। ख्याति को अगवा करने और उसका कत्ल करने के इल्जाम में अदालत ने वीरेंद्र प्रधान को 39 साल की सजा सुनाई, जबकि इस कत्ल के मामले में अदालत ने मैरीना साक्य को 20 साल की सजा सुनाई। इसके बाद आपको बता दें कि नेपाल के इतिहास में शायद इकलौता ऐसा मर्डर है जिसने लोगों को बुरी तरीके से झकझोर कर रख दिया था। तो इस कहानी का अंत यहीं पे समाप्त होता है। मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।